Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we are going to discuss residential status of individual under the Income Tax Act 1961. So residential status of individual, in this whole lecture we will get to know why it is important, what are the different rules and how it is going to affect the taxability of income. सो व्हाई इज द रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इससे हमें पता चलेगा कि गिवन पर्सन, गिवन एसएससी प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, क्या उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, एंड इट अप्लाइज टू एवरी एसएससी, एवरी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म्स एंड कंपनीज. In this lecture, we will discuss only the residential status of the individual, and in the next video, I will be posting the residential status of the all other SSCs, HUF, firm, BOI, AOP, and companies. So, residential status of individual is categorized in four categories. Individual can be resident. When the individual become the resident, we need to check whether he is ordinary resident (ROR) and or whether he is not an ordinary resident are NOR or non-resident. So let's begin with the first. For the residency, this conditions for the residency under section 6 subsection 1, इसमें दो conditions हैं. To become resident in India, an individual need to satisfy only one of the two conditions. दो condition है, इनमें से एक का पूरा होना जरूरी है. First condition है stay in India for 182 days or more. 182, 181 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का हर साल दर साल चेक होता है एवरी ईयर. व्हेन यू पीपल फाइल द रिटर्न ना, रिटर्न में एक कॉलम है, उसमें हर साल मेंशन करना होता है द पर्सन हु इज फाइलिंग द रिटर्न व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस. इफ इट इज रेजिडेंट तो कौन सी कंडीशन उसकी पूरी हो रही है, तो वहाँ पे हर साल हमें बताना होता है कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ओआर है या एनओआर है. सो उसका स्टे 182 डेज होना चाहिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में. अगर 182 नहीं है और उसका स्टे प्रीवियस ईयर में 60, एंड अब पिछली वाली कंडीशन में सिर्फ एक ही था 182, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्यूमुलेटिव 2 है. पिछले साल में उसका स्टे 60 होना चाहिए और 365 होना चाहिए उससे पिछले 4 सालों में. और जब हमने ये स्टे कैलकुलेट करना है, हमने दोनों दिन डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर दोनों को इंक्लूड करना है. सो कंडीशंस क्या हो गई, उसका स्टे 182 डेज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में या फिर 60 डे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में और 365 डेज उससे पहले 4 सालों में होना चाहिए. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन टू द 60 डे रूल. 182 की कोई एक्सेप्शन नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन में है. वहाँ पे क्या है, 60 डे का जो मिनिमम स्टे है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द 182 डेज. मतलब क्या हुआ, फिर 182 डेज ही चेक करना होगा. तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? टू कंडीशंस. If an Indian citizen leaves India for the purpose of taking up employment outside India, or he or she is a member of crew of Indian ship, or if an Indian citizen or person of Indian origin PIO who resides abroad comes to India on a visit. तो हमारे पास ये आ गया कि अगर इंडियन सिटीजन है जो बाहर काम करने के लिए जा रहा है, या क्रू इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रहता बाहर है लेकिन पिछले साल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया है, तो उसका जो हमने स्टे चेक करना है तो उसका मिनिमम स्टे 182 डेज का होगा, तभी वो रेजिडेंट बनेगा. 60 डेज की कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी. अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बोर्न इन इंडिया और हुज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया. दिस इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट हु इज नाउ द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. पहले ही इंडिया में पैदा हुए हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, बट नाउ दे आर द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एक्सक्लूडिंग दीज कंट्रीज: पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान एंड नेपाल. अगर इन कंट्रीज के सिटीजन हैं तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसके अलावा किसी और कंट्री के सिटीजनशिप ले चुके हैं तो उनको पीआईओ का बेनिफिट मिलेगा. तो मतलब क्या हुआ, अगर वो पीआईओ है और इंडिया में आते हैं तो उनका मिनिमम स्टे अगर 182 डेज होगा तभी वो जो है रेजिडेंट बन पाएंगे.
नेक्स्ट, बट आफ्टर द फाइनेंस एक्ट 2020 उसमें न्यू अमेंडमेंट आ गई है विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। इंडियन सिटीजन्स और पीआईओज, पीछे वाली कंडीशन को ही हम कैरी कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर दिया है। हु विजिट इंडिया, जो इंडिया में आ रहे हैं और उनकी टोटल इनकम, इनकम वाला एक कंडीशन साथ में आ गई है। उनकी इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम, सिर्फ इंडिया में इनकम एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन इनकम, इंडिया की जो इनकम है 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख 1 रुपया है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो उनका 182 की बजाय हमने 120 देखना है। सो अगर हमने देखना है किस तरह से रेजिडेंट बनना है, तो दिस इज द क्विक रिकैप, द समरी टेबल। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर जॉब, शिप क्रू का मेंबर, इनकम का कोई हमने इसमें नहीं चेक करना है, एनी इनकम, तो 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए स्टे, उससे कम होगा तो वो रेजिडेंट नहीं बनेंगे। इंडियन सिटीजन पीआईओ विजिटिंग इंडिया, 15 लाख से कम इनकम है तो 182 डेज रिक्वायर है रेजिडेंट बनने के लिए, 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 डेज रिक्वायर है टू बिकम द रेजिडेंट इन इंडिया। So when an individual become resident, then we need to check the another additional two conditions कि वो OR ऑर्डिनरी है या नॉट एन ऑर्डिनरी है। अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो नहीं चेक करेंगे, रेजिडेंट होगा तो हम चेक करेंगे। तो दो कंडीशंस कौन सी हैं एडिशनल? फर्स्ट वन इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 out of 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, एंड और मतलब दोनों कंडीशन का इकट्ठा पूरा होना जरूरी है। नॉट लाइक जो प्रीवियस वन हमने करा है रेजिडेंट में जिसमें एक का पूरा होना जरूरी था, इसमें दोनों का पूरा होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 ईयर्स। दोनों इकट्ठी पूरी होंगी तो वो ऑर्डिनरी बन जाएगा, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। बाकी जैसे पहली कंडीशन है कि वो एटलीस्ट 2 ईयर में रेजिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10, पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से पहले 10 सालों में किन्हीं 2 सालों में रेजिडेंट। रेजिडेंट कैसे बनेगा? वही कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस करी है, और उसका स्टे 730 डेज, पिछले साल से पहले 7 सालों में 730 दिन और ज़्यादा होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना 182 आया, ना 60 आया, ना 365, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। नॉन रेजिडेंट बनते ही उसकी सिर्फ इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया ही टैक्सेबल होगी। दैट्स व्हाई द रेजिडेंशियल स्टेटस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Example has simple example. Mr. A visited India for 100 days in the previous year 24-25 and was in India for 400 days. 400 दिन है लास्ट 4 ईयर्स में, पिछले साल 100 दिन है, 182 नहीं हुई, अगली कंडीशन है 60 पूरी हो गई, 100 है, 60 से ज़्यादा है, और 365 से ज़्यादा 400 दिन है तो उसकी दूसरी वाली कंडीशन पूरी हो गई, तो अब वो बन गया रेजिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन लगा के हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है वेयर एवर वट एवर द सोर्स दे आर अर्निंग द इनकम, चाहे इंडिया चाहे फॉरेन, चाहे रिसीव इंडिया में करें ना करें, इंडिया लेके आए ना लेके आए, उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है प्लस फॉरेन इनकम फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है बिजनेस, इंडिया में हेड ऑफिस है, बाकी बिजनेस सारा बाहर हो रहा है बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो एनओआर के लिए टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम जो इंडिया में अर्न करी जाएगी या इंडिया में रिसीव करी जाएगी वो टैक्सेबल है। इस पूरे लेक्चर में हमने क्या जाना? रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल डिसाइड किया जाता है, इससे टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम का पता चलता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक एडिशनल कंडीशन टू क्लासीफाई आर ओ आर एन ओ आर एंड नॉन रेजिडेंट्स। Thank you for watching. Like, share, and subscribe my channel. Drop your question in the comments. Keep learning, keep growing.